मॉर्निंग स्टूडेंट। PT4 का जो सिलेबस मैंने आपको पढ़ाया है उसमें हम आपका इसमें कंप्लीट सिलेबस डिस्कस करने जा रहे हैं। तो ये आपका है चैप्टर नंबर 13 यानी पार्ट 13 शब्द भंडार। शब्द भंडार आपने पढ़ा है। इसके अंतर्गत बहुत सारे टॉपिक हैं आपके। तो पहला टॉपिक जिसमें है पर्यायवाची। पर्यायवाची क्या होता है? जिसके अर्थ समान होते हैं ना। होते तो कई शब्द हैं मगर अर्थ समान होते हैं। शब्द अलग अलग होते हैं मगर अर्थ उनके समान होते हैं। उन्हें हम समानार्थी या पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जैसे हमारे स्कूल के सामने या हमारे स्कूल में वृक्ष लगे हैं तो वृक्ष को हम और क्या क्या कह सकते हैं? पेड़, तरु, है ना। लेकिन नाम अलग अलग है लेकिन अर्थ एक है। वृक्ष को ही कहते हैं पेड़ और तरु। तो इसी तरह जो मतलब एक वर्ड होता है और उसके कई शब्द मिल सकते हैं, कई शब्द होते हैं, उनको हम पर्यायवाची या समानार्थी शब्द कहते हैं। पर्यायवाची को हम और क्या कह सकते हैं? समानार्थी शब्द, समान अर्थ देने वाले, जिनके अर्थ एक जैसे होते हैं। जैसे आँख को हम बोल सकते हैं नेत्र, नयन, लोचन, चक्षु, है ना। आकाश को नभ, गगन, व्योम, आसमान। इसी तरह कपड़ा है जो उसको वस्त्र, परिधान, पट्ट, अंबर। पर्वत को पहाड़, गिरी, अचल, नग, भूधर। रात को रात्रि, निशा, रजनी। वायु को हवा, पवन, समीर। सिंह को शेर, केसरी, हरि, मृगपति, व्याघ्र। इसी तरह स्त्री को नारी, महिला, कांता, रमणी, वामा, वनिता, बहुत कुछ कहते हैं ना। तो ये जो जिसके एक दो शब्द, 3 शब्द, 4 शब्द हम लोग लिख लेते हैं, उनको हम पर्यायवाची या फिर समानार्थी शब्द कहते हैं। समान अर्थ देने वाले शब्द समानार्थी या पर्यायवाची कहलाते हैं। उसके बाद इसके अंदर ही हमारा दूसरा टॉपिक विलोम शब्द है। तो विलोम सभी जानते हैं कि विलोम शब्द क्या होता है? विपरीत अर्थ, है ना। तो विलोम शब्द कहलाता है। उसके बाद तीसरा जो आपका टॉपिक है वो है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। जैसे विलोम शब्द में आपका ये दिया है, जयपुर में गर्मी थी पर शिमला में गर्मी का उल्टा हो जाएगा। ठंड थी, वो चाय तो गर्म पीता है पर वो चाय तो ठंडी पीता है पर दूध गर्म। यहाँ पे गर्म पहले से लिखा है तो हमें ठंडी करना था। तो आपको विलोम शब्द तो बहुत आसानी से आता है। ठीक है, तो हम चलते हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। यानी अनेक शब्द दिए हुए होते हैं और उनके लिए हम एक शब्द का प्रयोग करते हैं। जैसे कि अगर हम आपसे पूछें कि आप कहाँ जा रहे हैं, तो आप अगर विद्यालय आ रहे हैं तो आप ये नहीं कहेंगे कि हम वहाँ जा रहे हैं जहाँ बहुत सारे बच्चे एक साथ पढ़ने आते हैं। हम एक शब्द में बोलेंगे कि विद्यालय जा रहे हैं। इसी तरह जब डॉक्टर के यहाँ जाते हैं तो फिर ये नहीं बोलते कि हम वहाँ जा रहे हैं जहाँ बहुत सारे पेशेंट आते हैं या मरीज़ आते हैं, है ना। हम बोलते हैं कि हम चिकित्सालय जा रहे हैं, हॉस्पिटल जा रहे हैं, है ना। इस तरह का शब्द बोलते हैं। तो ये होता है बहुत सारे शब्दों के लिए एक शब्द बोलना, यानी पूरा एक वाक्य होता है उसके लिए एक शब्द बोलना। जैसे जो कभी मरता ना हो उसे क्या कहेंगे? अमर। जिसका मूल्य ना हो अमूल्य। बाहर विदेशों से माल मंगवाना आयात, विदेश माल भेजना निर्यात। आकाश को छूने वाला गगनचुंबी। जहाँ 4 रास्ते मिलते हों चौराहा। जो जल में रहने वाले जीव जंतु होते हैं उसे जलचर कहते हैं। आपको हमने बहुत सारा याद भी कराया था और आपकी बुक में ये सारे दे रखे हैं। जिसका भाग्य बहुत अच्छा होता है उसको भाग्यशाली कहते हैं। जो अधिक बोलता है, ज़्यादा बोलता है, उसे वाचाल कहते हैं। 100 वर्ष का समय शताब्दी कहलाता है और सप्ताह में होने वाला साप्ताहिक कहलाता है। ठीक, वर्ष में एक बार होने वाला वार्षिक कहलाता है। इस तरह के शब्दों को हम अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहते हैं। जैसे यहाँ पर दिया है अंजलि काम से जी चुराती है। तो अंजलि काम से जी चुराती है यानी अंजलि कामचोर है।
रमन मिट्टी का बर्तन बनाता है यानी रमन कुम्हार है। मधु सदा सत्य बोलती है यानी मधु सत्यवादी है। गोपाल का भाग्य बहुत अच्छा है, गोपाल भाग्यशाली है। सचिन दूसरों पर उपकार करता है, सचिन परोपकारी है। मछली और मगरमच्छ जल पर विचरण करने वाले जंतु यानी मछली और मगरमच्छ जलीय जंतु हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक आपका इसमें ही आता है अनेकार्थी शब्द। अभी हमने जैसे पर्यायवाची पढ़ा था, तो पर्यायवाची में क्या होता है, कई शब्द होते हैं, अर्थ एक होता है। इसमें क्या होता है, एक शब्द होता है और अर्थ अनेक होता है। अनेकार्थी यानी अनेक अर्थ वाले शब्द। जैसे कि जल, जल का मतलब होता है यहाँ पर जल, तो जल का मतलब हुआ यहाँ से पानी, है ना, पानी भी कहेंगे और जल का मतलब हो गया जलना। इसी तरह अंबर कपड़े को भी कहते हैं और आकाश को भी कहते हैं। हार माला भी होती है और पराजय भी होता है। पट दरवाज़ा भी है और कपड़ा भी। पद पैर को भी कहते हैं और हमारा जो ओहदा होता है ना, किस पद पर है, वो भी होती है। काल मतलब समय भी होता है और मृत्यु भी होती है। कर माने हाथ भी होता है और टैक्स भी होता है। इस तरह के शब्द होते हैं, ठीक है। तीर किनारा होता है और बाढ़ होता है। योग मतलब जोड़ हो गया, मिलन भी होता है, उपाय भी होता है, नियम भी होता है, ठीक है। विधि मतलब ढंग भी होता है और भाग्य, रीति, कानून, ठीक, विधि का अर्थ हुआ। इस तरह के शब्दों को अनेकार्थी शब्द कहते हैं, जिनके अनेक अर्थ होते हैं। ये देखिए आपकी बुक में इतने सारे दे रखे हैं, जिसमें से मैंने आपको याद भी कराए हैं। उसके बाद आपका जो चौथा आता है, पाँचवा आता है श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। अब ये क्या होता है, श्रुति सम भिन्नार्थक यानी थोड़ा सा अलग होता है। कब किसी में स्वर अलग होता है, किसी में मात्रा अलग होती है, किसी में व्यंजन है ना, थोड़ा सा फ़र्क होता है। लिखने में भी कभी कभी और बोलने में भी होता है, लेकिन बोलने में कभी कभी बोल जाते हैं हम तो समान लगते हैं। जैसे कि अचार, अचार मतलब एक तो अचार होता है खाने वाला, दूसरा अचार होता है आचरण, चाल चलन। इसी तरह अनल, अनिल, ठीक, अपेक्षा, उपेक्षा। आदि, आदि का मतलब आरंभ होता है और आदि मतलब अभ्यस्त होता है। ये उपमान, अपमान, अभिराम, अविराम, असमान, आसमान, इस तरह के और होती है। किसी में व्यंजन है ना, थोड़ा सा फ़र्क होता है। लिखने में भी कभी कभी और बोलने में भी होता है, लेकिन बोलने में कभी कभी बोल जाते हैं हम तो समान लगते हैं। जैसे कि अचार, अचार मतलब एक तो अचार होता है खाने वाला, दूसरा अचार होता है आचरण, चाल चलन। इसी तरह अनल, अनिल, ठीक, अपेक्षा, उपेक्षा। आदि, आदि का मतलब आरंभ होता है और आदि मतलब अभ्यस्त होता है। ये उपमान, अपमान, अभिराम, अविराम, असमान, आसमान, इस तरह के इस तरह के बहुत सारे शब्द होते हैं। इनको कहते हैं हम श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द, यानी थोड़ा सा अलग होते हैं बोलने और लिखने में, ठीक। अब हमारा आगे आ जाता है चैप्टर नंबर 14, मुहावरे। मुहावरे भी आपने याद करे हुए हैं। मुहावरे में एक बात होती है कि जो आपको मुहावरे दिए जाते हैं, तो जब उनका अर्थ लिखते हैं, तो जब हम वाक्य में प्रयोग करते हैं तो हम अर्थ नहीं यूज़ करते हैं, अर्थ का प्रयोग नहीं करते हैं, बल्कि मुहावरे का ही प्रयोग करते हैं। जैसे कि अंगूठा दिखाना, मना कर देना। जब मैंने सुहास से पेंसिल मांगी तो उसने मना कर दिया, ऐसा नहीं लिखेंगे। जब मैंने सुहास से पेंसिल मांगी तो उसने अंगूठा दिखा दिया, यानी मुहावरे का प्रयोग करते हैं, अर्थ का प्रयोग वाक्य में नहीं करते हैं। खून खौलना, गुस्सा होना। चूहों ने मेरी सारी किताबें कुतर डाली, ये देखकर मेरा खून खौल उठा, ठीक, समझ में आ गया होगा आपको। बाकी मुहावरे आपको याद ही करने पड़ेंगे।
उसके बाद आपका ये सब मुहावरे हैं आपके और आपको याद करने पड़ेंगे और याद किए भी हैं आपने। उसके बाद चैप्टर नंबर 15 है आपका संवाद लेखन। अच्छा, संवाद जो है ये आप दैनिक यूज़ करते हैं, दैनिक ही आप बोलते हैं। जो भी आप बोलते हैं, जो आपकी बातचीत होती है, डायलॉग होते हैं, एक या एक से अधिक लोगों के बीच हो सकती है, उसको हम संवाद, जब हम लिखते हैं तो उसको लेखन कहते हैं। संवाद का अर्थ होता है बातचीत, और जब हम उसको लिखते हैं तो संवाद लेखन कहला जाता है। ठीक है, संवाद लिखते समय हम कुछ बातों का ध्यान रखते हैं। बात का ध्यान ये रखेंगे कि संवाद, पहली बात तो छोटे और स्पष्ट होने चाहिए, यानी हमारे जो वाक्य हैं वो छोटे छोटे और स्पष्ट साफ लिखे होने चाहिए, और भाषा उनकी सरल होनी चाहिए। हमें बहुत, जिस तरह हम बोलते हैं ना, बस वो वैसे ही लिखने की कोशिश करनी चाहिए। विराम चिन्हों का उचित प्रयोग होना चाहिए। ये पता चलना चाहिए कि हम कहाँ पे रुक रहे हैं, कहाँ थोड़ा रुक रहे हैं, कहाँ पूरी तरह रुक रहे हैं, और कहाँ पे हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं। इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए हमें विराम चिन्हों का प्रयोग करना चाहिए। और संवाद हम किस बात पर कर रहे हैं, यानी विषय क्या है हमारा, इस बात को भी स्पष्ट करना चाहिए। ठीक, तो फिर आपका संवाद बहुत अच्छा होता है। आपकी बुक में जैसे पिता और पुत्र का संवाद, दादी और पोती का संवाद भी दिया हुआ था, जो मैंने कंप्लीट कराया था आपको। और पिता और पुत्र का संवाद आपकी बुक में दिया हुआ है ये। ठीक, ये आपका पिता पुत्र का संवाद दिया हुआ है। उसके बाद आपका है कहानी लेखन। पार्ट 16 आपका कहानी लेखन है। अच्छा, कहानी में भी आप कहानी सुनते हो, है ना, और याद भी हो जाती है। जब किसी को सुनाना होता है आप सुना भी लेते हो। लिखने में थोड़ा सा ध्यान ये रखते हैं, इसमें भी लिखने में ध्यान यही लिखा होता है कि पहले तो हमें कहानी का नाम पता होना चाहिए। कहानी के नाम को हम शीर्षक कहेंगे। ठीक है, उसका शीर्षक पता होना चाहिए, और भाषा हमारी सरल होनी चाहिए, वाक्य छोटे होने चाहिए, हम क्या बात कहना चाह रहे हैं ये बात स्पष्ट होनी चाहिए, स्वाभाविक प्रभावशाली होनी चाहिए, और कहानी के अंत में हमें ये ज़रूर लिखना चाहिए कि हमें इस कहानी से क्या शिक्षा मिल रही है। ठीक है, इस तरह हमारी कहानी पूरी होती है। और ज़बरदस्ती हमें कहानी को बहुत बड़ा नहीं करना चाहिए, जितना हो सके हमें कहानी छोटे छोटे वाक्यों से कंप्लीट कर देनी चाहिए, पूरी कर देनी चाहिए। ठीक, और बात उन्हीं के छू, हमने कहानी आपको याद भी करवाई थी, सुनी भी है आपने, और लिखने को भी आपको दी थी। उसके बाद हमारा आता है पत्र लेखन। पत्र लेखन में भी कुछ चीज़ों का ध्यान रखते हैं। पहली बात तो पत्र 2 तरह के होते हैं, एक औपचारिक और एक अनौपचारिक। औपचारिक पत्र जो होते हैं वो हम सरकारी कार्यालय, अवकाश के लिए, किसी पद के लिए आवेदन करना या पुस्तकें मंगवाना, किसी समस्या के समाधान हेतु, इस तरह के विषयों के लिए औपचारिक पत्र लिखते हैं। उसके बाद हमारा आता है अनौपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्र हम अपने फैमिली मेम्बर यानी पारिवारिक तौर पे लिखते हैं, जैसे कि मित्र को, भाई बहन को, माता पिता, दादा दादी, नाना नानी, इस तरह के पत्र जो होते हैं, निमंत्रण देना हो किसी को, कोई संदेश देना हो, तो हम लिखते हैं। अच्छा, पत्र लिखते समय भी हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि ऊपर एड्रेस होना चाहिए, मतलब पता होना चाहिए, फिर तिथि होनी चाहिए, वो संबोधन होना चाहिए, और उसके बाद विषय होना चाहिए हमारा। उसके बाद अपनी बात होती है, और लास्ट में आप धन्यवाद लिखकर समाप्त करते हैं। धन्यवाद और अपना नाम लिखने के बाद आप पत्र को समाप्त करते हैं। पत्र छोटा होना चाहिए और स्पष्ट होना चाहिए। ठीक, फिर नेक्स्ट आता है आपका अनुच्छेद। अनुच्छेद आपका निबंध की तरह होता है। निबंध में हम हेडिंग्स भी डालते हैं, ठीक है, लेकिन अनुच्छेद क्या होता है, हमारा एक पैराग्राफ यानी गद्यांश की तरह लिखा हुआ होता है। ठीक, गद्यांश की तरह, यानी एक पैराग्राफ में हम अपनी बात कर लेते हैं। इस तरह से हमारा अनुच्छेद होता है। ये बहुत बड़ा नहीं होता है, छोटा हम लिख सकते हैं। जैसे
नाम होता है परीक्षा फल का दिन, कंप्यूटर, कोई भी टॉपिक आपको दिया जा सकता है। एक चुप 100 सुख, ये आपकी बुक में दिए हुए हैं। परिश्रम सफलता की कुंजी, इस तरह के निबंध भी होते हैं और अनुच्छेद भी। अभी तो आपकी बुक में निबंध भी एक पैराग्राफ में ही कंप्लीट दिया जाता है, लेकिन निबंध लिखने का सही तरीका हेडिंग्स के साथ है। काफ़ी उसका समाधान और उससे जो भी निवारण है, ऐसा होता क्यों है और हुआ क्यों है, उसके नुकसान, उसके फ़ायदे, इस तरह की हेडिंग डालने के बाद हम अपना निबंध कंप्लीट करते हैं। आगे आते हैं हम निबंध पे। तो निबंध में भी आपका जो भी आप टॉपिक ले रहे हैं उस टॉपिक को बहुत अच्छी तरह से आपको सोच लेना है, समझ लेना है ना। फिर निबंध लिखते हैं, तो निबंध तो आप लिखते ही चले आ रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। धन्यवाद।